7 देशों के राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल का बिहार दौरा। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। नालंदा और गया के कई निर्वाचन क्षेत्रों का करेंगे दौरा। पीएम मोदी का बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार। सोमवार को सहरसा और कटिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 4 नवंबर को बिहार की महिलाओं से करेंगे संवाद। गुरुग्राम में जुटेंगे दुनिया भर के मैरी टाइम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। INS अरावली में कल से 5 नवंबर तक सेमिनार। अनंत सिंह को कोर्ट में पेश करने की तैयारी। 80 लोग हिरासत में। मोकामा में रात भर छापेमारी। आज अनंत सिंह समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक। खतरनाक स्तर पर दिल्ली NCR में प्रदूषण। यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गिरने लगा तापमान। अलवर हाईवे पर भयावह हादसा। थार बाइक भिड़ंत में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। मासूम बच्ची जिंदगी से जूझ रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर से खबर की शुरुआत करेंगे। बहराइच से खबर सामने आ रही। कुछ ही समय बाद बहराइच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। कार्यक्रम तय होते ही तैयारियों में जुटा प्रशासन। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। कुछ ही पल में मुख्यमंत्री के पहुंचने की खबर। कार्यक्रम तय होते ही तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो बहराइच से खबर। कुछ समय बाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। सीएम के आगमन को लेकर तत्परता से अधिकारियों ने तैयारियां पूरी की हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम जैसे तय हुआ है वैसे अधिकारी और कर्मचारी, पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बहराइच से खबर। कुछ ही पल में मुख्यमंत्री बहराइच पहुंचेंगे। हाल ही में हुए नाव हादसे में 8 लोग अभी लापता हैं, जबकि एक महिला की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण। रामादल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामादल, मुख्यमंत्री कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं। लगभग कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो हुए नाव हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी अभी कुछ ही पलों में पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। रामादल, उन जो पीड़ित परिवार हैं, जिन परिजनों के जो हादसे में शिकार हुए हैं लोग, क्या मुख्यमंत्री उनसे भी मिलेंगे? उनको मिलाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री का जो आगमन है, जिसमें जो नाव दुर्घटना में जो लापता हैं और जिन लोगों की मौत हुई है, उन सबके परिजनों को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री जी उन लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन उस तरीके से व्यवस्था की है। रामादल, मुख्यमंत्री के कितनी देर में अभी तक पहुंचने की संभावना है? मुख्यमंत्री जी के लगभग 40 से 45 मिनट में पहुंचने की संभावना है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। रामादल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बहराइच पहुंचेंगे। कार्यक्रम तय होते ही प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे, क्षेत्र का जायजा लेंगे। नाव पलटने की घटना के बाद 8 लोग अभी तक लापता। एक महिला की मौत हुई थी। 22 लोग इस हादसे में डूबे थे। हालांकि बाकी लोगों को बचा लिया गया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अब वहां पर पहुंच रहे हैं। उन लोगों से, उन पीड़ितों से मिलेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। हाल ही में हुई जनपद में बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उसका भी हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बहराइच से अहम खबर। कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी की गई हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से अहम खबर, जहां भाकियों ने बीजेपी कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है। कोई बिजली घर नहीं जो ताला डाल दें, जिलाध्यक्ष ने यह बात कही। तो जिलाध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई बिजली घर नहीं कि ताला डालने भाजपा कार्यालय पहुंची धर्मांतरण पीड़ित महिला ने स्थानीय नेताओं पर लगाए आरोप।
बाकी नेताओं पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया। तो राजनीतिक बयानबाजी से गरमाया बागपत का माहौल। धर्मांतरण मामले में खुलासों से मचा सियासी तूफान। भाजपा और भाकियू आमने सामने नजर आ रहे हैं। प्रशासन की चिंता बढ़ गई। तो धर्मांतरण मामले में खुलासे से मचा सियासी तूफान। भाजपा और भारतीय किसान यूनियन आमने सामने। प्रशासन की इस दौरान चिंता बढ़ गई। तो बीजेपी कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने तालाबंदी करने की बात कही। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा, यह बिजली घर नहीं है कि आप ताला मार देंगे। भाजपा कार्यालय पर तालाबंदी का भाकियू के ऐलान के बाद जिलाध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान भारतीय किसान नेताओं पर पीड़िता ने समझौते का दबाव बनाया है, समझौते का आरोप लगाया है। आपको बता दें, राजनीतिक बयानबाजी से गरमाया बागपत का माहौल। धर्मांतरण मामले में खुलासों से सियासी तूफान मचा है। धर्मांतरण मामले में पीड़ित युवती ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दी। इस पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुशील पंडित हमारे संवाददाता, कुलदीप पंडित हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, भारतीय किसान यूनियन और भाजपा आमने सामने हैं, क्या है ये पूरा मामला? जबकि धर्मांतरण मामले में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर आरोप है कि वो पीड़िता पर दबाव बना रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दो मनोज, ये पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुरम का है, जहां कुछ समय पूर्व एक महिला का धर्मांतरण कराया गया था और उसे जमा मस्जिद में कलमा पढ़ाया गया था। उसके बाद बुर्का पहनाकर उसको जो है धर्मांतरण उसका करा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक लोग थे उसमें बीजेपी, सपा और जो भाकियू के नेता थे, इन्होंने दबाव बनाकर उस महिला का समझौता करा दिया और उसमें पैसे लेने का भी आरोप लगाया गया था। लेकिन उस महिला को जो है कोई पैसा तो राजनीतिक बयानबाजी से सियासी बयानबाजी से बागपत का माहौल गरमाया। धर्मांतरण मामले में खुलासों से सियासी तूफान मचा है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बीजेपी कार्यालय पर तालेबंदी की बात कही। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये कोई बिजली घर नहीं है कि आप तालाबंदी कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा, कोई बिजली घर नहीं है जो आप ताला डाल देंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर आरोप लगा है। भाजपा कार्यालय पहुंची धर्मांतरण की पीड़िता के भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भाजपा कार्यालय में ताला लगाने की बात कही। कुलदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, भाजपा कार्यालय में धर्मांतरण की पीड़िता पहुंची, उसके बाद किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में ताला डाल देना चाहिए, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा यह कोई बिजली घर नहीं है कि यहां ताला डाल देंगे। क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जिस तरह से जो भाजपा जिलाध्यक्ष थे वेदपाल उपाध्याय ने उस पीड़ित महिला की पूरी बात सुनी और उसको आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री से भेंट कराएंगे और जो बीजेपी में किसी भी महिला का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री के पास उनको लेकर जाएंगे, उनकी सीधी मुलाकात कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भाकियू के कार्यकर्ता थे वह वहां सड़क पर आ गए और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि बीजेपी कार्यालय में तालाबंदी कर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बिजली घर नहीं है जहां पर भाकियू ताला देती है और धरना दे देती है। ये भाजपा का कार्यालय है और भाजपा के शासन में किसी भी महिला या किसी भी आदमी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जी मनोज। कुलदीप, भाकियू के नेताओं का भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो समझौते का दबाव बना रहे हैं। इस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल मनोज, बता दूं आपको कि वहां पर जो थे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने सभी लोगों का उसमें नाम लिया था और अपनी एक बाइट उन्होंने पत्रकारों के सामने रखी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने एक जबरन समझौता करा दिया है जो
आरोपी हैं, जो जिनके खिलाफ 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, तो वे दबंग हैं और पैसे वाले हैं। तो उन्होंने पैसे के मामले को लेकर इस पर इनके लोगों पर आरोप लगाया गया था। जी मनोज। बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मांतरण का ये मामला सामने आया था, उस मामले में अब समझौते कराने का आरोप जो है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर लगा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो पीड़िता पहुंची थी, जिस पर जिलाध्यक्ष ने उसको न्याय का आश्वासन दिया था, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में ताला डाल देना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर, जहां सर्विलांस एसओजी व समस्त थानों की पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 101 एंड्रॉयड फोन 11 लाख की कीमत जिसकी बताई जा रही है बरामद किया है। पुलिस ने मोबाइल के वास्तविक स्वामी को मोबाइल सुपुर्द किया है। एसपी के निर्देशन पर चलाया जा रहा था विशेष अभियान। मोबाइल प्राप्त होने पर नागरिकों में प्रसन्नता देखने को मिली। सोनभद्र पुलिस की कार्यशैली को लोगों ने सराहा है, प्रशंसा की है। तो एसपी के निर्देशन पर चलाया जा रहा था विशेष अभियान और इस अभियान के तहत मोबाइल बरामद किए गए। मोबाइल प्राप्त कर नागरिकों के मन में खुशी और प्रसन्नता देखने को मिली। सोनभद्र पुलिस की कार्यशैली को लोगों ने सराहा, प्रशंसा की। तो सर्विलांस एसओजी व समस्त थानों की पुलिस की सफलता। पुलिस ने 101 एंड्रॉयड फोन जिनकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है, ये बरामद किए हैं। पुलिस ने वास्तविक इन मोबाइल के स्वामियों को फोन सुपुर्द किया है। देखिए, जनपद सोनभद्र में भारत सरकार डीओटी मिनिस्ट्री की तरफ से एक CEIR पोर्टल विकसित किया गया है, पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसी के क्रम में जनपद सोनभद्र में जो CEIR पोर्टल पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, उन मोबाइल्स को रिकवर करके जो उनके ओनर्स हैं उनको आज यहाँ पे पुलिस लाइन में दिया गया है। इसमें लगभग 101 फ़ोन बरामद किए हैं हमारी एसओजी टीम ने और थाना पुलिस ने, जो आज लोगों को यहाँ पे दिए गए। इनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां वेंटिलेटर के आस में थमी महिला की सांस। हरदोई से इलाज के लिए लखनऊ लाई गई थी महिला। इस दौरान KGMU सिविल अस्पताल में नहीं मिला वेंटिलेटर। मरीज को वेंटिलेटर दिलाने को भटकते रहे परिजन। लोहिया संस्थान में भर्ती होते ही महिला की मौत हुई है। हरदोई मेडिकल कॉलेज में धूल खा रहे हैं 59 वेंटिलेटर, जबकि वेंटिलेटर की वजह से सांसें थम गईं। कोविड काल में हरदोई को उपलब्ध हुए थे 59 वेंटिलेटर। विभागीय लापरवाही से हरदोई में 100 पीस बने हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर सुविधा न होने से रेफर होते हैं जरूरतमंद और एकीकृत रेफरल पॉलिसी लागू न होने से दिक्कत। बेड की उपलब्धता जाने बिना रेफर कर दिए जाते हैं मरीज। राजधानी के अस्पतालों पर पहले से ही रहता है दबाव। इलाज मिलता तो शायद बच जाती महिला की जान। तो जिस अस्पताल में 59 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं, उसी अस्पताल से रेफर एक मरीज वेंटिलेटर न होने की वजह से सांसें उसकी थम जाती हैं। ये दुर्भाग्य है कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर उस वेंटिलेटर का लाभ इन मरीजों को अगर नहीं मिलता है, तो फिर ऐसी व्यवस्था का क्या करना। तो हरदोई से इलाज को लखनऊ लाई गई थी महिला। KGMU सिविल अस्पताल में नहीं मिला वेंटिलेटर।
मरीज को वेंटिलेटर दिलाने को भटकते रहे परिजन। लोहिया संस्थान में भर्ती होते ही महिला की मौत हुई है। हरदोई मेडिकल कॉलेज में धूल खा रहे 59 वेंटिलेटर, लेकिन अदद एक वेंटिलेटर की वजह से महिला की मौत हो गई। कोविड काल में हरदोई को उपलब्ध हुए थे 59 वेंटिलेटर, लेकिन विभागीय लापरवाही से हरदोई में 100 पीस बने हुए हैं वेंटिलेटर, किसी उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक महिला वेंटिलेटर न होने की वजह से उसकी सांसें थम जाती हैं, लोहिया अस्पताल में पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। उससे पहले केजीएमयू और अन्य अस्पतालों में उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता है, और हरदोई जिस अस्पताल में 59 वेंटिलेटर 100 पीस बने हैं उस हॉस्पिटल से भी ये सुविधा नहीं मिली और आखिरकार उस महिला की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, पूरे इस मामले को देखा जाए, जिस प्रकार से हरदोई से इस महिला को जो है रिफर कर दिया गया, लेकिन जहां पर जो है 59 वेंटिलेटर जो है कोरोना के समय में सरकार की तरफ से दिए गए थे, और जिस प्रकार से वहां पर वेंटिलेटर किस काम आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल जो है हरदोई हॉस्पिटल पर उठता हुआ नजर आ रहा है। और हरदोई हॉस्पिटल ने ये भी कंफर्म नहीं किया कि महिला को लखनऊ के किस हॉस्पिटल में ले जाना है, क्योंकि महिला को वेंटिलेटर की जरूरत थी और उसको रिफर कर दिया गया। रिफर करने के बाद महिला लोहिया संस्थान में जहां उसकी मौत हो गई, जहां पर उसने दम तोड़ा। इससे पहले वो सिविल हॉस्पिटल और केजीएमयू के भी चक्कर काटते रहे उनके परिजन, और जिस प्रकार से ये देखा जाए तो ये सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है कि महिला को वेंटिलेटर मुहैया नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो है 59 वेंटिलेटर हरदोई हॉस्पिटल को दिए गए, उसके बाद भी जो है उसको यहाँ वेंटिलेटर के चलते जो उसको रिफर कर दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल के ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि ये पूरा मामला जांच का विषय है, और जिस प्रकार से देखा जाए सरकार के द्वारा भी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है कि वेंटिलेटर की सुविधा हरदोई हॉस्पिटल में देने के बावजूद भी जो है महिला के साथ ऐसा क्या हुआ कि वहां के डॉक्टरों ने जो है यहाँ लखनऊ के किसी भी हॉस्पिटल से ये कंफर्म नहीं किया कि वेंटिलेटर आपके पास मौजूद है, क्योंकि हम एक मरीज को यहाँ रिफर कर रहे हैं। तो हर प्रकार के सवाल है, वेंटिलेटर वहां पर होने का एक सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केजीएमयू सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिला और लोहिया अस्पताल में भर्ती होते ही महिला की मौत हो गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। रोडवेज कर्मी व ट्रैफिक पुलिस कर्मी भिड़े हैं आपस में। आपको बता दें, ट्रैफिक सिपाही ने सड़क से बस हटाने का बनाया दबाव। बस खड़ी होने से सड़क पर लगा था भारी जाम। बस हटाने की बात पर दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। यातायात पुलिस ने बस परिचालक पर दर्ज किया मामला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के बनाए वीडियो। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, रोडवेज कर्मी व ट्रैफिक पुलिस कर्मी भिड़े हैं। ट्रैफिक सिपाही ने सड़क से बस हटाने पर बनाया था दबाव। बस खड़ी होने से सड़क पर लग रहा था जाम। बस हटाने की बात पर दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। यातायात पुलिस ने बस व परिचालक पर दर्ज किया मामला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप और बनाया वीडियो। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अगर मरीज फंस गया, अगर कुछ हो गया मरीज को बताऊंगा। तो रोडवेज कर्मी व ट्रैफिक पुलिस आपस में भिड़े हैं। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोकझोंक की तस्वीरें। ट्रैफिक सिपाही ने सड़क से बस हटाने का दबाव बनाया था। बस खड़ी होने से सड़क पर लगा था भारी जाम।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा वंदनम 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, मूल्य, शिक्षा और माता पिता, गुरु और अतिथि के सम्मान के महत्व को समाज तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय नवाबगंज के सभागार में किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया, छात्रों ने अपने शिक्षकों का वंदन किया और अतिथियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर से आए समाजसेवी सोमनाथ और बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी सहित कई संत और विद्वान उपस्थित रहे। साथ ही संस्थान के कानपुर महानगर अध्यक्ष एवं जेएमडी न्यूज के डायरेक्टर संजीव दीक्षित भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आर्ची वाजपेयी और डॉक्टर ओपी पाठक ने किया है, जबकि समापन की घोषणा हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजीव दीक्षित ने की। तो हिंदू आध्यात्मिक, आपको बता दें, वंदनम 2025 मूल्य निर्माण कार्यक्रम हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वंदनम 2025 मूल्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक यह कार्यक्रम। अपने तरीकों से सिद्धांतों पर जोर देना, राष्ट्र निर्माण तक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार माथुर वैश्य समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। मीडिया से मुखातिब सीईसी ने बताया कि आईआईटी कानपुर ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिसके लिए वह इस संस्थान के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर परीक्षण सफल रहा। विश्व का सबसे बड़ा शुद्धिकरण कार्यक्रम बिहार में हुआ है और अब अगला शुद्धिकरण 12 राज्यों के 51 करोड़ लोगों के माध्यम से हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इलेक्शन कमीशन रूल ऑफ लॉ के लिए कटिबद्ध है, इसलिए बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा में चौकस कानून व्यवस्था के अंतर्गत कराए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के लिए पारदर्शिता की नजीर बनेगा। चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान क्रमशः 6 और 11 नवंबर को होना है, जबकि 14 को काउंटिंग पूरी कराकर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग अपील करता है कि बिहार के सभी मतदाता इस चुनाव पर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। द स्पोर्ट्स हब TSH में आयोजित इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में आईएएस ज्ञानेश कुमार के पिता डॉक्टर सुबोध गुप्ता, पतंजलि योगापीठ की योगाचार्य सत्यवती गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही उनकी पत्नी आईएएस अनुराधा गुप्ता भी साथ में मौजूद थीं। अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सब मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के हड़सर गांव निवासी विष्णु शंकर उर्फ गोलू को पुलिस ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक ने प्रभु श्रीराम और भगवान परशुराम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो वायरल हो गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
दिनांक 31/10/2025 को विष्णु शंकर पुत्र सुदामा प्रसाद निवासी हड़सर थाना सिकंदरपुर के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम एवं प्रभु परशुराम के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते हुए एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त कर थाना सिकंदरपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में चल रहा संबद्धता का खेल आखिरकार थम गया है। के न्यूज की मुहिम के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में संबद्धता से जुड़े मामलों पर कार्रवाई शुरू की है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने संयुक्त शिक्षा निदेशक देवी पाटन मंडल को पत्र भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी है जो विद्यालयों से हटकर डीआईओएस कार्यालय या डाइट में संबद्ध होकर कार्यरत थे। अम्बेडकर नगर में कई बाबू वर्षों से अपने प्रभाव के चलते कार्यालय में जमे हुए थे, जिससे विद्यालयों के कार्य प्रभावित हो रहे थे। पहले डीएम और शासन के निर्देशों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब शिक्षा निदेशक का पत्र आया और 24 घंटे की समय सीमा तय की गई तो डीआईओएस ने तत्काल सभी संबद्ध बाबुओं को मूल तैनाती पर लौटने का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई से वर्षों से चली आ रही मनमानी पर अंकुश लगने की उम्मीद है और विद्यालयों में कार्य व्यवस्था सुधरने की दिशा में यह एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। तो के न्यूज की खबर पर शासन ने संज्ञान लिया है। डीआईओएस कार्यालय से संबंध बाबू लौटे अपनी मूल तैनाती पर, शिक्षा निदेशक ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। के न्यूज की खबर पर शासन ने संज्ञान लिया। अम्बेडकर नगर से खबर आपको हम दिखा रहे हैं। डीआईओएस कार्यालय से संबंध बाबू लौटे अपने मूल तैनाती पर। तो के न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है शासन ने। डीआईओएस कार्यालय से संबंध बाबू जो अपने मूल तैनाती पर लौटे हैं, शिक्षा निदेशक ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद आनन फानन में मूल तैनाती पर लौटे हैं डीआईओएस कार्यालय से संबंध बाबू। अम्बेडकर नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज की खबर पर शासन ने संज्ञान लिया है। तो के न्यूज की खबर पर शासन ने संज्ञान लिया है और डीआईओएस कार्यालय से संबद्ध बाबुओं को उनकी मूल तैनाती पर भेजा गया है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भगवान श्री राम तपोभूमि चित्रकूट में देवोत्थानी एकादशी का पर्व इस वर्ष भी अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नवागत जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने एसपी अरुण कुमार सिंह और जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया है। राम घाट पर जब 51,000 से अधिक दीपों की रोशनी मंदाकिनी नदी के जल पर झिलमिलाई तो दृश्य ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाशगंगा स्वयं धरती पर उतर आई हो। कामदगिरी प्रमुख द्वार के महंत डॉक्टर मदन गोपाल दास महाराज ने बताया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने यहीं दीपदान किया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार माह की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस अवसर पर विदेशी सैलानियों ने भी गंगा आरती और आतिशबाजी का आनंद लिया। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि चित्रकूट को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सत्र शुरू होने के पहले दिन ही बड़ी संख्या में पर्यटकों की संख्या जंगल सफारी करने के लिए पहुंच गई। जंगल सफारी करने गए पर्यटक परिवार की सफारी पर बीच के इस दौरान पास बाघ ने हमला कर दिया। चालक की समझदारी से सभी पर्यटक सुरक्षित रहे। गाड़ी पर बैठे लोग वीडियो बना रहे थे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाघ किस तरीके से सफारी गाड़ी पर झपट्टा मार रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर
वायरल हो गया। आपको बता दें कि पूरनपुर के रहने वाले नितिन खंडेलवाल और माधो टांडा के बाइक एजेंसी संचालित करने वाले पर्यटन सत्र के पहले ही दिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने अपने परिवार के साथ गए थे। इसी गाड़ी में 9 लोग बैठे हुए थे। ये लोग जैसे ही चुका बीच के निकट पहुंचे, सफारी वहां के करीब 150 मीटर की आगे बड़ी हो पर्यटकों को झाड़ी से छिपा बाघ नजर आया। सफारी चालक ने सफारी गाड़ी को रोक दिया, जिससे ये लोग बाघ का वीडियो बनाने लगे। ये देखकर बाघ गुस्से में आ गया और छुपकर पीछे से सफारी पर हमला कर दिया, लेकिन सफारी चालक ने तुरंत ही वाहन को दौड़ा दिया, जिससे बाघ का पंजा ही सफारी के पीछे लग पाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां 23 सितंबर 2025 को अलीगढ़ के जीटी रोड स्थित गोपी ओवरब्रिज पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। लेकिन इसी हादसे में गोपी निवासी सत्यभान ने अद्भुत साहस दिखाते हुए घायल युवक को जलती कार से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। सत्यभान ने बिना अपनी जान की परवाह किए एम्बुलेंस बुलाकर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। उनके इस मानवीय कार्य की जिला प्रशासन, यातायात विभाग और परिवहन विभाग ने सराहना की। उन्हें राहगीर घोषित करते हुए 25,000 के पुरस्कार की संस्तुति परिवहन आयुक्त लखनऊ को भेजी गई। ये सर मुझे आईपीएस सर ने दिया है प्रशंसा पत्र, इसमें 25,000 का इनाम भी दिया है सर। इसमें क्यों दिया है आपको? सर मैंने जलती हुई गाड़ी से एक व्यक्ति को खींचकर बचाया था। कब की डेट है ये सर? 23/9 सितंबर की बात है सर, 5:30 बजे सुबह। कितने हजार रुपए मिले आपको? 25,000 रुपए दिए हैं सर। कितने दिए? ये सर आईपीएस सर, एसएसपी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा क्षेत्र में सादा नदी के पार स्थित गांव में नेपाली हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। शनिवार देर रात ढकिया तालुका महाराजपुर गांव में हाथियों के झुंड ने हमला किया। एक हाथी गांव के 58 वर्षीय पुन्नों के झोपड़ी नुमा घर में घुस गया और उन्हें पैरों से कुचलकर मार डाला। घटना के बाद रविवार सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। थारूपट्टी, गुहान, गोरखपुर, डिब्बी जैसे गांव में हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जनपद के ओबरा स्थित सेक्टर 8 ऑडिटोरियम में धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के स्थापना दिवस पर एक प्रेरणादायी आयोजन हुआ। अंतर जनपदीय और अंतर प्रांतीय स्तर की दौड़ एवं योग प्रतियोगिता में युवाओं ने फिटनेस का जोश दिखाया और योग अपनाओ निरोग बनो का संकल्प लिया। योग गुरु आचार्य अजय पाठक ने योग को जीवन का विज्ञान बताते हुए तन, मन और आत्मा को संतुलित करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को वैश्विक पहचान दिलाने को भारत की आध्यात्मिक धरोहर की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सोन मैराथन, जो प्रदेश स्तरीय सोन मैराथन की प्रतियोगिता और कला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों की प्रतिभा, जो स्थानीय बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे जो सोनभद्र से लेकर के पूरे प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आए थे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और किसी भी रूप में शारीरिक श्रम करना और पसीने को गिराना, जिससे आप उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम राष्ट्र की संकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा वंदनम 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, मूल शिक्षा, माता पिता, गुरु और अतिथि के सम्मान के महत्व को समाज तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय नवाबगंज के सभागार में किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया, छात्रों ने अपने शिक्षकों का वंदन किया और अतिथियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर से आए समाजसेवी सोमनाथ और बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी सहित कई संत और विद्वान उपस्थित रहे। साथ ही संस्थान के कानपुर महानगर अध्यक्ष एवं जेएमडी न्यूज के डायरेक्टर संजीव दीक्षित भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अर्ची वाजपेयी और डॉक्टर ओपी पाठक ने किया, जबकि समापन की घोषणा हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजीव दीक्षित ने की।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कार्तिक शुक्ल एकादशी के अवसर पर देव उठनी एकादशी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा निभाई गई। सिविल लाइन कचहरी पारा वार्ड नंबर 4 और वार्ड क्रमांक 21 में शंकर पार्वती विवाह का आयोजन विधिवत रूप से हुआ। चूर माटी, बाजा गाजा, सुआ नृत्य और बारात के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया गया। महिलाओं ने भजन कीर्तन कर दीप प्रज्वलित किए और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। रामराज शास्त्री पंडित ने बताया कि देव उत्थानी एकादशी के साथ ही शुभ कार्यों का शुभारंभ हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित और सफल ऑपरेशन करा चुके लगभग 2500 बच्चों ने भावनात्मक संवाद किया। ये आयोजन जीवन का उपहार पहल के तहत हुआ, जिसमें निःशुल्क इलाज पाने वाले बच्चों की कहानियों और अस्पताल की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री के संवाद के बाद के न्यूज़ की टीम ने परिजनों और बच्चों से बातचीत की, जिसमें सभी ने कार्यक्रम को लेकर उत्साह जताया और अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोटा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक अनोखी पहल देखने को मिली। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की सैकड़ों छात्राओं ने स्कूल परिसर में छत्तीसगढ़ के नक्शे के आकार में विशाल मानव श्रृंखला बनाकर एकता में शक्ति का संदेश दिया। छात्राएं तिरंगे और राज्य ध्वज के रंगों से सजी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ मेरा गौरव, एकता हमारा संकल्प जैसे स्लोगन गाए गए। यह आयोजन राज्य की 25वीं वर्षगांठ का उत्सव ही नहीं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति और विकास का प्रतीक भी बना। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस प्रेरणादायक आयोजन की सराहना की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा से अहम खबर, जहां सीएम सैनी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस दौरान विशिष्ट अतिथि रहे। आर्य समाज के 150 वर्ष पर मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण की थीम। आर्य समाज ने समाज को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने बात कही, स्वामी दयानंद की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सीएम सैनी ने यह बात कही, सभी मानव को समान मानना ही विकसित राष्ट्र की नींव है। सम्मेलन में उठी एकता, सेवा और आध्यात्मिकता की गूंज। मुख्यमंत्री ने आर्य समाज के योगदान को प्रेरणा स्रोत बताया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा राजभवन में शनिवार को राज्य का 60वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण समेत कई मंत्री, विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में हरियाणा की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के रेवाड़ी में श्री गुरु नानक देव जी के आगामी 5 नवंबर को आने वाले प्रकाश उत्सव से पहले श्रद्धा और भक्ति का माहौल चरम पर है। शहर के हर गुरुद्वारे में सुबह शाम गुरुवाणी संकीर्तन हो रहा है। प्रभात फेरियों का आयोजन लगातार जारी है। साध संगत ग्रंथियों ने बताया कि प्रभात फेरियों में बढ़ाया गया हर कदम दुखों और परेशानियों का निवारण करता है। इन आयोजनों का उद्देश्य गुरुवाणी को घर घर तक पहुंचाना और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। सारी संगत को ये कहना चाहती हूँ, गुरु महाराज की कृपा दे नाल कहते ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਲੇ ਗਲੇ ਕੁਚੇ ਕੁਚੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
कि मेरा फिर मेरे घर चल के आ रहा है। ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਉਤਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ, ਉਤਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। सबसे पहले तो सारी संगत ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ होवे कीर्तन सदा विसोवा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शुक्रवार देर रात एक लग्न समारोह के दौरान शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे 2 युवकों ने मामूली कहासुनी के बाद 30 वर्षीय इंद्रजीत निवासी बंधराना को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रामपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों जितेंद्र और तरुण को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जिसके दौरान वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किया जाएगा और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। ट्रॉमा सेंटर की विजिट की। ट्रॉमा सेंटर में बॉडी को भी देखा गया जिसमें गोली लगी हुई थी और सभी हालातों के बारे में साहब को हमने अवगत करवाया। दूसरे दिन नेक्स्ट डे इंद्रजीत का डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा हमने पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम करवाने बाद डेड बॉडी अंतिम संस्कार हेतु वारसान के हवाले कर दी गई थी। और कल ही हमने दोनों मुलजिमों को मुख्य आरोपी जो 2 लड़कियों के नाम आए थे पहले, मुख्य आरोपियों को मानन रोड कुंड से गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंडला से, जहां मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले स्थापना दिवस को इस बार भी उत्सव के रूप में मनाया गया। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आश्रमों में इसे छात्रावास दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास सिझौरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती प्रतिमा की पूजा और मध्य प्रदेश गीत के साथ हुई। स्थानीय छात्रावास के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें प्रदेश की लोक संस्कृति और विविधता की सुंदर झलक देखने को मिली है। प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र और पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने विशेष भोज में छात्रों के साथ सहभोज ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर ठिकरिया गांव के 3 लोगों की राजस्थान में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए। सभी मृतक एक ही परिवार के थे और दीपावली के बाद मजदूरी के लिए राजस्थान गए थे। मुख्यमंत्री यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रतलाम में किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के फलोदी बीकानेर नेशनल हाईवे 11 पर शुक्रवार रात दर्दनाक हादसे में रतलाम जिले के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक में एक दंपति जगदीश 32 वर्षीय, पूजा 30 वर्षीय, साथ ही 12 वर्षीय आपको बता दें टीना शामिल है। तीनों की अंतिम यात्रा रविवार सुबह गांव आलमपुर ठिकरिया में एक साथ निकाली गई। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।